हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी के मॉडल पेपर सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें कि अभी फिलहाल हम लोग 2018 के मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग 2018 के मॉडल पेपर का पार्ट 3 कवर करेंगे, जिससे कि हमारा 2018 का मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक हम लोग 2017 और 18 के मॉडल पेपर को कवर अप कर चुके हैं और हमारा बचा है 2019, 20 एंड 21। वो भी तीनों मॉडल पेपर धीरे धीरे हम लोग कंटिन्यूअसली कंप्लीट कर लेंगे। बस आप चीजों को रिवाइज में रखिए और आपका समय से पहले कंप्लीट करूंगा, एग्जाम से मिनिमम 1 वीक पहले कंप्लीट हो जाएगा ये रिवीजन, ये जो मॉडल पेपर सीरीज है। इसलिए आप रिवीजन में रखिए, क्योंकि आप रिवीजन में रखेंगे तभी आप इस मॉडल पेपर सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक जरूरतमंद बच्चों को तक ये जेन्युइन कंटेंट आपके यूपी पॉलिटेक्निक के लिए पहुंच सके। ठीक है, चलिए, आपको टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहीं पे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। आज मॉर्निंग में भी क्लास हुई थी और शाम में भी क्लास हो रही है, तो दोनों टाइम क्लास हुआ था। इसका नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम पे पहले ही दे दिया गया है मॉर्निंग में, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। और यहीं पे आपको क्लासेस के फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं और रेगुलर बेसिस पे क्विज भी करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन एक वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, कहता है कि यदि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य परंतु इस गुण की वाहक स्त्री से विवाह करता है तो संतान है। संतान कैसे होंगे, मतलब क्या कह रहा है कि पुरुष क्या होगा, वर्णांध होगा, यानी कलर ब्लाइंड होगा। कलर ब्लाइंड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्णांध जो व्यक्ति होता है उसको लाल और हरा रंग में विभेद नहीं कर पाता है। और इस गुण की वाहक स्त्री, मतलब क्या है कि स्त्री वाहक क्या होती है, कि वाहक स्त्री उसे कहते हैं कि उसमें बीमारी तो नहीं होगा, लेकिन उसमें इतना क्षमता होगा कि वो बीमारी को फैला सके। ठीक है, तो वाहक स्त्री उसको कहते हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ले जाकर दिखाता हूं। ठीक है, पहले आप ध्यान से गौर से इसे देखिए। इस स्लाइड को मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। देखिए, यहाँ जो स्त्री है, स्त्री को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, और पुरुष का साइन क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, इतना तो पता है। फिर स्त्री का गुणसूत्र क्या होता है, एक्स एक्स होता है, और पुरुष स्त्री का एक्स एक्स होता है, और पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई होता है, इतना पता होगा। अब हम लोग चलिए कॉन्सेप्ट में आते हैं कि स्त्री जो होती है वर्णांधता का 2 प्रकार की होती है। एक वाहक स्त्री होती है, एक ओरिजिनल में कलर ब्लाइंड स्त्री होती है। तो उसका क्रोमोजोमल किस तरीके से वो क्रोमोजोम में डिसोसिएट मतलब एसोसिएटेड होता है, वो आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो स्त्री वाहक होगी वो एक सी लगा रहेगा। कितना सी लगा रहेगा, एक सी लगा रहेगा। जबकि जो स्त्री वर्णांध होगी उसमें दोनों एक्स पर सी लगा होगा। ओके, जबकि पुरुष में वाहक एग्जिस्ट नहीं करता है। पुरुष में यदि कलर ब्लाइंड है तो या तो वो कलर ब्लाइंड होगा, या तो वो मतलब कोई टेंशन नहीं, या तो होगा या तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मतलब है कि पुरुष में वाहक होता ही नहीं है। तो पुरुष में क्या होता है, वर्णांध व्यक्ति होता है, और पुरुष में बस एक ही सी है एक्स वाई पर, एक ही सी है एक्स पर। सिर्फ जब भी सी होगा तो एक्स पर ही होता है, तो एक्स सी वाई, बस ये वर्णांध होता है। ठीक है, इतना चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब आप क्वेश्चन को फोकस कीजिए। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्णांध पुरुष का मैंने बोला था क्या कि एक्स वाई दोनों रहेगा, लेकिन सी पर सिर्फ क्या है, एक्स पर सी रहेगा। क्लियर, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। मैं कलर पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। ओके, अब हम लोग वाहक स्त्री का बात करते हैं। तो वाहक स्त्री पे मैंने बता दिया है कि एक्स एक्स तो रहेगा, लेकिन एक पर सिर्फ सी रहेगा। मैंने ऐसा बताया कि वर्णांध पुरुष ऐसा होता है और वाहक स्त्री ऐसा होता है। अब उसको जब आप यदि क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस करवाना मतलब कुछ इस प्रकार से क्रॉस करा के टेबल रेडी किया जाता है। ठीक है, जब टेबल रेडी करेंगे तो देखिए, इधर मैंने क्या रखा है, पुरुष को रखा है, और इधर मैंने स्त्री को रखा है, और इधर मैंने पुरुष को रखा है। ओके, तो स्त्री में कैसा है भैया, वाहक है, यानी एक पर सी होगा दूसरे पर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पुरुष में क्या है, एक पर सी होगा दूसरे पे कुछ नहीं होगा। ये क्या है, वर्णांध पुरुष है। ठीक है, अब हम लोग इसका मैच कराते हैं। तो इसका क्रॉस कराने का नियम होता है कि इसको पहले इसके साथ कराएंगे तो एक्स सी बन जाएगा,
फिर इसको इसके साथ कराएंगे तो एक्स सी एक्स बनेगा, ठीक है। फिर वाई को इसके साथ कराएंगे, फिर वाई को इसके साथ कराएंगे तो एक्स सी वाई बन जाएगा, क्योंकि एक एक्स सी है एक वाई है, और एक क्या बन जाएगा, फिर इसको इसके साथ करवाएंगे तो एक्स वाई बन जाएगा। क्लियर। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आप पढ़े होंगे जेनेटिक्स अच्छे तरीके से क्लास 12th में तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। क्रॉस कैसे, इसको इससे क्रॉस किया जाता है, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, इस तरीके से क्रॉस कराया जाता है। क्लियर। चलिए मैं आपको अब समझाता हूं। देखिए बात यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे बात ऐसा हो रहा है कि जब आप क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने पर क्या बना, एक्स सी एक्स सी एक्स सी एक्स सी, या तो ये एक्स एक्स है यानी क्या है, लड़की है, और दोनों पे सी है यानी वर्णांध है, ठीक है। फिर ये भी लड़की है, एक्स एक्स है, लेकिन एक ही पे सी है यानी क्या है, यानी क्या है, ये वाहक है। मतलब कि पूरे 4 बच्चे में से 2 लड़की होने का चांस है, और दोनों लड़की में एक क्या है, वर्णांध है, एक वाहक है। तो मतलब 50% चांस है क्या कि लड़की क्या होगी, वर्णांध होगी, और 50% चांस है कि लड़की वाहक होगी। ओके। और फिर लड़का यदि बात करें एक्स वाई, तो 2 लड़का हो रहा है, उसमें से एक लड़का क्या है, वर्णांध है, और दूसरा लड़का स्वस्थ है। तो मतलब लड़का में भी चांस क्या है कि 50% लड़का क्या होगा, 50% लड़का वर्णांध होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 50% नर तथा 50% मादा वर्णांध होगी। ओके। फिर ये तो ओके का, ये तो नहीं होगा ना वर्णांध, क्योंकि ये वाहक होगी। तो वाहक को तो हम लोग करना नहीं है, गिनना नहीं है, हम लोग को क्या गिनना है कि कौन कौन से वर्णांध है। तो 50% महिला, क्योंकि 2 में से एक लड़की क्या है, वर्णांध है, और 2 में से एक लड़का भी वर्णांध है। तो 50% चांस है कि 50% चांस है कि लड़का भी क्या हो सकता है, वर्णांध हो सकता है, और 50% चांस है कि मादा भी वर्णांध हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन के ऑप्शन पे देखते हैं कि ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, क्या हम ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं। क्वेश्चन क्या, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य परंतु इस गुण की वाहक स्त्री से विवाह करते हैं तो क्या होता है। तो भैया आपको मैंने बता दिया कि 50% नर तथा 50% मादा क्या होगी, वर्णांध होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर जाएगा कि 50% नर तथा 50% मादाएं वर्णांध होगी। क्लियर। लेकिन मैं डिस्कस करना चाहूंगा सारे ऑप्शन को, ठीक है। सारे ऑप्शन को डिस्कस करने के लिए आपको क्या करना है, ये तो आंसर हो गया आपका, ठीक है। लेकिन आपका जो और भी ऑप्शन है मैं उसको दिखाता हूं मैच करा कि क्या वो पॉसिबल है। देखिए क्या कह रहा है, सभी नर सामान्य परंतु लड़कियां इस गुण की वाहक। सभी नर सामान्य, ये हो सकता है क्या, सभी नर सामान्य हैं, नहीं। एक नर तो क्या था, एक नर क्या था, मैंने यहां पे क्लियर कर दिया है आपको एक बड़े स्लाइड में। एक नर क्या था, वर्णांध था। तो इस कारण से सभी नर तो सामान्य हो नहीं सकते, तो पहला ऑप्शन खत्म। सभी नर तथा 50% मादाएं वर्णांध होगी, तो यहाँ क्या बोल दिया, सभी नर, मतलब सभ्य नर क्या है, सभी ठो नर क्या कहते हैं, वर्णांध है, नहीं। आधा ही नर वर्णांध है, 50%, तो ये भी ऑप्शन खत्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है सभी मादाएं तथा 50% है, सभी मादा वर्णांध है, जी नहीं। आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ 50% मादा वर्णांध है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। क्या कि ऑप्शन नंबर डी के अनुसार आप समझ सकते हैं कि एक यदि वर्णांध पुरुष एवं सामान्य वाहिका वाहक स्त्री से दोनों में संभोग कराया जाए यानी विवाह करते हैं, तो उसमें चांस है कि 50% नर भी क्या हो सकती है, 50% नर भी हो सकता है वर्णांध, और 50% मादा भी वर्णांध हो सकती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्लियर हुआ। ये मेरे ख्याल से आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा इस क्वेश्चन को समझाने में, क्योंकि ये जेनेटिक्स का पार्ट है, ठीक है। इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आता है तो आपको बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि वाहक का क्या होता है, एक्स सी एक्स होता है, जबकि वर्णांध दोनों पे सी होता है, और इसका क्रॉस कराने का नियम आपको पता होना चाहिए। बस इतना पता रहेगा, आपका आंसर क्वेश्चन बन जाया करेगा, ठीक है। चलिए आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया ना, जी हाँ समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज में मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जिससे कि काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेमार्कवाद का आधार है। तो देखिए लेमार्किज्म, इंग्लिश में इसको लेमार्कवाद को लेमार्किज्म कहते हैं। लेमार्क एक महान वैज्ञानिक थे जो कि उद् विकास में काफी योगदान दिए, यानी किस तरीके से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ उसमें, ठीक है। तो लेमार्कवाद का जो आधार था, यानी लेमार्किज्म एक थ्योरी है जो कि लेमार्क वैज्ञानिक ने दिया था। तो उनका जो आधार था वो किस बेसिस पे देते थे, उनका मानना था कि यदि आपके पास शरीर पर कोई अंग है, उसका आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो वो अंग आपका विकसित होगा, और जिस अंग का आप रेगुलरली यूज नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो अंग क्या हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से ही इसको लेमार्कवाद का आधार, तो इसका आंसर हो जाएगा अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग का अभाव था, प्रभाव था। मतलब क्या हुआ कि अंग का उपयोग हो रहा है या फिर अनुप्रयोग हो रहा है, यहाँ पे अनुप्रयोग होगा, यहाँ पे प्रयोग लिखा गया अनुप्रयोग, ठीक है। तो लेमार्कवाद जो है उसका आधार क्या था कि या तो अंग का उपयोग हो रहा है या तो अनुपयोग मतलब उपयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके
उसके प्रभाव के कारण को लेमार्किज्म कहते हैं। ठीक है, इसी के प्रभाव पे डिपेंडेंट लेमार्किज्म था। मतलब क्लियर कट आप समझ लीजिए कि इसका कहना था कि कोई भी अंग यदि उपयोग में है तो वो विकास करेगा, और यदि उपयोग में रेगुलरली नहीं है तो उसका धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, ये लेमार्किज्म का कहना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका आवेग के संचरण में क्या होता है। सबसे पहले मैं एक स्लाइड दिखाता हूं कि कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक है, कैसे कंडक्शन होता है, तो आपको बता दें कि बस दो गो का बात याद रखना है, सोडियम Na+ और पोटेशियम। सोडियम अंदर जाता है, कहाँ जाता है, सोडियम देख रहे होंगे आप, जहां भी देख रहे होंगे सोडियम क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, जबकि पोटेशियम क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। पोटेशियम क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक है, फिर नीचे देखिए, सोडियम अंदर जा रहा है और पोटेशियम बाहर जा रहा है। तो सोडियम अंदर जाता है और पोटेशियम बाहर आता है। तो बस इसी को आपको समझना है कि सोडियम क्या होता है, अंदर जाता है और पोटेशियम बाहर आता है। अब ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिए। कैल्शियम का तो कोई कहानी नहीं है, तो खत्म कहानी। अब सोडियम पोटेशियम, तो सोडियम क्या होता है, Na+ स्टार मतलब प्लस है। ठीक है, तो Na+ तंत्रिकाक्ष द्रव्य एक्सोप्लाज्म के अंदर जाता है। देखिए तंत्रिकाक्ष द्रव्य इसको कहते हैं, जैसे ये तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका कोशिका है, तो उसके अंदर जो द्रव्य होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष द्रव्य कहते हैं। ठीक है, एक्सोप्लाज्म, तो उसी के अंदर जाने की बात कर रही है। क्या Na+ तंत्रिकाक्ष द्रव्य के अंदर जाता है, जी हाँ ये तो जाता है। फिर Na+ बाहर जाता है, जी नहीं। फिर K+ अंदर जाता है, नहीं जी, K+ बाहर आता है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका। क्लियर, कि तंत्रिकाक्ष आवेग का जो संचरण होता है उसमें Na+ क्या होता है, तंत्रिकाक्ष द्रव्य के अंदर आता है, जबकि K+ क्या होता है, तंत्रिकाक्ष द्रव्य से बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, तो इस तरीके से तंत्रिका आवेग का संचरण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, आपको चीजों को ध्यान में रखते हुए ध्यान से सुनना है। अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा है वो क्लास, तो आप लाइव के साथ साथ देख ही रहे हैं, उसके बाद एक बार आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा, तो मेरे ख्याल से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस तकनीक का उपयोग किया जाता है विश्लेषण करने में। देखिए एमनियोसेंटेसिस का जो उपयोग होता है, एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया के बारे में वो बच्चे जरूर जान रहे होंगे जो बच्चे 500+ प्रश्नकाल सीरीज को फॉलो किए होंगे, क्योंकि मैंने वहां पे एमनियोसेंटेसिस के बारे में बताया। चलिए मैं आपको यहां पे भी बताता हूं कि एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कि जैसे बच्चा जब गर्भ में ही रहता है, क्या रहता है, गर्भ में, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जब बच्चा गर्भ में ही माँ के पेट में ही रहता है, तो उस समय डॉक्टर लोग क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस करते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है जानते हैं, बच्चे का लिए इसलिए किया जाता है ताकि बच्चा को कोई जन्मजात रोग तो नहीं है, जैसे कि कुछ रोग होते हैं जैसे फिनाइल कीटोयूरिया, एल्केप्टोयूरिया, ये सब बीमारी जो है वो जन्मजात रोग हैं, तो उसके उपचार के लिए ये सब चीज किया जाता है, ताकि बच्चा को अगर ऐसा कोई डिजीज है तो उसको बच्चा को क्या कहता है, गिरा दिया जाता है पेट में ही, क्योंकि उसको दुनिया में आने से कोई फायदा नहीं है, जो कि इतना जन्मजात रोग, भयंकर रोग लेकर के आएगा तो क्या फायदा है, तो इसलिए एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। लेकिन एमनियोसेंटेसिस कैसे किया जाता है, तो एमनियोसेंटेसिस क्या किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल के, जैसे कि एक इंजेक्शन लगाया जाता है और इस तरीके से एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है, और इसी एमनियोटिक फ्लूइड का स्टडी किया जाता है, और इसी एमनियोटिक फ्लूइड को हिंदी में कहते हैं उल्ब द्रव्य। क्या कहते हैं, उल्ब द्रव्य। क्या कहते हैं, उल्ब द्रव्य, उल्ब द्रव्य। तो यहां पे वही पूछ रहा है कि एमनियोसेंटेसिस तकनीक का जो उपयोग किया जाता है किसका विश्लेषण करने में, किस में विश्लेषण करता है, किस चीज का विश्लेषण करके पता लगाया जाता है एमनियोसेंटेसिस में, तो उल्ब द्रव्य यानी एमनियोटिक फ्लूइड का। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो एमनियोटिक फ्लूइड बोलेंगे और हिंदी में बोले तो उल्ब द्रव्य बोलेंगे। मैंने इसका ऑप्शन नहीं सेट किया क्योंकि सभी ऑप्शन एक जैसे थे। ठीक है, उल्ब द्रव्य का विश्लेषण किया जाता है। फिर आपको एमनियोसेंटेसिस से एक चीज बताना है, ये तो सही बात है भैया कि एमनियोसेंटेसिस कर लेना चाहिए जिससे कि बच्चा को जन्मजात रोग होगा इससे पहले ही पता चल जाएगा, लेकिन यहां पे होने क्या लगा कि इसका मिसयूज भी होने लगा, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस करने से बच्चे का सेक्स का भी पता चल जाता था कि बच्चा लड़का है या लड़की है, क्योंकि उसमें सेक्स क्रोमोसोम XX होगा या तो XY होगा, जिससे कि क्या पता चल जाता था कि लड़का है या लड़की है, जिससे क्या होता था कि डॉक्टर लोग एमनियोसेंटेसिस करके पहले ही बता देते कि लड़का है या लड़की है। अगर लड़की रहती थी तो उसको भ्रूण में ही मार दिया जाता था, भ्रूण अवस्था में ही, जो कि भ्रूण हत्या कहलाता था, जिस कारण से सरकार ने एमनियोसेंटेसिस पर क्या कर लगा दिया, बैन लगा दिया कि अब कोई भी डॉक्टर एमनियोसेंटेसिस नहीं कर सकता है इलीगल तरीके से। ठीक है, लीगल तरीके से किया जा सकता है जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे कि नहीं आपको कराना चाहिए तभी करा सकते हैं, ऐसे नहीं तो नहीं कराया जा सकता है एमनियोसेंटेसिस। ओके, एमनियोसेंटेसिस का पूछता है एग्जाम में कि मिसयूज क्या किया जाता था, तो एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज है
एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका मिसयूज है कि बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेना बच्चे के जन्म से पहले ही, ठीक है। और इसका फायदा क्या है कि बच्चे का जन्म से पहले ही बच्चे का हम लोग क्या जान सकते हैं कि कोई जन्मजात रोग वगैरह अनुवांशिक रोग तो इसको नहीं है, ठीक है। अगर उसका उपचार हो तो उपचार शुरू कर देते हैं लोग, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस से इतने बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है विटामिन के की आवश्यकता होती है। तो विटामिन के, भैया विटामिन वाला जो भी लेक्चर नहीं देखे हैं उनको जरूर देख लीजिए। ये विटामिन के बारे में मैंने बताया था कि विटामिन के किस काम में आता है, किस काम में आता है भैया, तो ब्लड को क्लॉट कराने में। ब्लड क्लॉट कराने का मतलब क्या हुआ, रक्त को थक्का बनाने में। अब रक्त को थक्का बनाने में मतलब क्या हुआ, यदि आपको मान लीजिए कि हाथ में कहीं छोटा सा कट लग गया और आपका खून बह रहा है तो लगातार बहते रह रहा है, वहां पे खून जाम ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि रक्त का थक्का नहीं हो रहा है। तो रक्त का थक्का हो जाता है जिसके कारण खून रुक पाता है। तो यही विटामिन के काफी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, रक्त को थक्का बनाने में। लेकिन क्वेश्चन और एडवांस लेवल का गया है कि रक्त को थक्का बनाने की किस प्रक्रिया में, किस चीज में मदद करता है। तो एक प्रोथ्रोम्बिन बहुत अच्छा क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर है। आपको पता है कि प्रोथ्रोम्बिन क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर है। और वही प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस कौन करता है, यानी प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण कौन करता है, तो विटामिन के करता है। तो विटामिन के की आवश्यकता किसके लिए होती है, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन के बाद वो कैल्शियम की उपस्थिति में थ्रोम्बिन बनाता है, फिर थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में। उतना आपको डिस्कस नहीं करना है, मैं चाहता तो पूरा क्लॉटिंग को प्रोसेस को कवर कर सकता था, लेकिन नहीं, आपको उतना ही पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ लीजिए और सभी चीजें भूल जाइए, डर जाइए, नहीं, उतना ही पढ़ना है जिससे कि क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो भैया विटामिन के हमारे किसके लिए काम आता है, तो हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए, यानी रक्त का थक्का बनाने के लिए। और कैसे बनाता है भैया विटामिन के, कैसे हेल्प करता है, तो प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करके। प्रोथ्रोम्बिन फिर हमारे ब्लड को क्लॉट करता है, ठीक है। तो विटामिन के का काम पता चल गया। अब विटामिन के का रासायनिक नाम क्या था, तो फिलोक्विनोन, क्या, फिलोक्विनोन नाम से इसको जानते हैं, रासायनिक नाम है। और नेप्थोक्विनोन के नाम से भी बोला जाता है, दोनों नाम है इसका रासायनिक नाम। जो भी बच्चे अभी तक विटामिन के वीडियो को नहीं देखे हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ बायो के नाम से प्लेलिस्ट है उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, कॉन्सेप्ट ऑफ बायो, देन वहां पे आप विटामिन का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस सूक्ष्म जीव को पादप जगत का जोकर कहा जाता है। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहा जाता है, तो जोकर ऑफ प्लांट किंगडम माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। किसको, माइकोप्लाज्मा को। अब आप पूछोगे कि सर क्यों कहा जाता है इसको, माइकोप्लाज्मा को, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। तो बताऊंगा मैं कि माइकोप्लाज्मा तो आप सुने हुए होंगे भैया, मैंने कई बार कम से कम 10 बार अभी तक मैं कंप्लीट लेक्चर्स में सुन के कहते हैं इसका वर्ड का यूज कर चुका हूं, 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज और रिवीजन सीरीज को मिला के, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा मैं एक बार फिर से बता देता हूं अच्छे तरीके से कि देखिए जो माइकोप्लाज्मा होता है ये सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका जो होती है, सबसे सूक्ष्म कोशिका वाले जीव, तो वो है माइकोप्लाज्मा। और इसी को हम लोग पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। और पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा में क्या नहीं प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कोशिका भित्ति प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें सिर्फ 3 लेयर्ड सेलुलर मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होता है। और आपको पता है कि सेल वॉल थोड़ा सा क्या होता है, थिक और रिजिड होता है, यानी क्या होता है, वो कड़ा होता है, जिससे कि सेल के आकार को क्या है, मतलब एकदम से कन्फाइंड करके रखता है। लेकिन अगर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है तो ये जो अपना आकार किसी भी तरीके से बदल सकता है, क्या कर सकता है, अपने आकार को किसी भी प्रकार से बदल सकता है। इसी कारण से इसको हम लोग प्लांट किंगडम का जोकर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लांट किंगडम का जोकर कहते हैं। तो किस सूक्ष्म जीव को पादप जगत का जोकर कहा जाता है, तो वह है माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है क्या माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होता है, यानी कोशिका भित्ति होता है, तो बिल्कुल बिल्कुल जी नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होता है। इसी कारण से ये अपना आकार समय समय पर बदल लेता है जरूरत के हिसाब से, जिस कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग पादप जगत का जोकर कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास, वीडियो को आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत किया जा रहा है, तो बस आप लोग को जेन्युइन कंटेंट में देने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं वादा करता हूं कि यदि आप रिवीजन सीरीज छोड़ दीजिए, उसका अगर नहीं हो रहा है तो, लेकिन आपको मॉडल पेपर सीरीज और 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज को यदि आप 2 से 3 बार वॉच कर लेते हैं,
ठीक है, क्योंकि रिवीजन सीरीज में तो वही कंटेंट है, तो या तो आप रिवीजन सीरीज से कर लीजिए, अगर आप पढ़ा हुआ है तो या तो 500 प्लस प्रश्न निकाल सीरीज से कर लीजिए। अगर आप इस सीरीज को मेरे पढ़ाए हुए बायोलॉजी के हर लेक्चर को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो मैं लिख के देता हूं कम से कम 50 में से 40 प्रश्न पढ़ाए हुए में से आएगा। ठीक है, इसी कारण से तो मैं क्वेश्चन के हर कॉन्सेप्ट को कवर करता हूं ना, ताकि मेरे पढ़ाए हुए से फंस जाए, और फंसेगा बस आप लोग को याद भी तो रहना चाहिए भैया। एक बार मैंने पढ़ाया, आप बस पढ़ के चल दिए तो क्या याद रह जाएगा? नहीं ना, तो फिर आप बोलोगे कि आपके पढ़ाए हुए से आया नहीं, तो ये फिर गलत बात हो जाएगी ना। और पेपर तो आपका ऑफलाइन होता भी नहीं है जिससे कि हमें पता चले कि आखिर आपके पेपर में आया क्या था, तो आप ही लोग बताओगे ना कि क्या हुआ था। ठीक है, लेकिन मिलेगा, बस पेशेंस रखिए। जब हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और इतना बेटर वे एकदम प्लान है, एक अच्छे कंपटीशन को क्रैक करने का भी यही प्लान होता है। ठीक है, मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे डिपेंडेंट होकर के तो हम लोगों ने पूरे एकदम कवर किया है कॉन्सेप्ट को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कीप पेशेंस एंड कंटिन्यूअस लेबोरियस, कंटिन्यूअसली मतलब लगातार आप मेहनत करते रहिए, और 2-3 घंटा आप बायो रोज पढ़िए, और फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा थोड़ा टाइम जरूर दीजिए। अगर मतलब थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कोर हो जाएगा, बायोलॉजी में मैं 40 क्वेश्चन का दावा रखता हूं, बायोलॉजी में आपके 40 क्वेश्चन सही होंगे तो भैया आपका स्कोर अच्छा खासा हो जाएगा, फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस तो बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संयोजी उत्तक में पाया जाने वाला कैंसर है। भैया जिसको लग रहा है कि सीट बहुत कम है, हाई कट ऑफ जाएगा, भैया वो लोग जल्दी से छट जाइए, आप लोगों को छटने के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि आप छटेंगे तभी तो कट ऑफ कम होगा। हम तो चाहते हैं कि बच्चे तो आप जो भी अच्छे बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी भलाई। अगर कोई बोलता है ना कट ऑफ बहुत हाई जाता है, कोई दोस्त आपका, तो उसको बोलिए हाँ भाई तू छोड़ दे तैयारी, क्योंकि कट ऑफ तो बहुत हाई जाता है, तेरे से होने वाला नहीं है, कम से कम एक कंपटीशन तो कम होगा। समझ रहे हो ना? इसलिए जो सोचता है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, मतलब जो प्रॉब्लम करेगा, नहीं मिल पाएगा, तो उसको और डिप्रेस कर दीजिए, हाँ भाई नहीं हो पाएगा तू छोड़ दे। कम से कम एक सीट अगर जो लेने वाला बच्चा था वो छोड़ देगा तो आपके लिए तो एक सीट बच जाएगा ना। तो इस कारण से ये सब स्ट्रेटेजी भी अपनाना है, समझ रहे हैं ना? एकदम साम दाम दंड भेद सब चीज़ अपनाइए, तब जाके सिलेक्शन में होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सबको डिप्रेस करने चल जाइए, अपना भी मेहनत करते रहिए। ठीक है, सॉरी 1-2 मिनट समय लेने के लिए, मैं क्लासेस में ज़्यादा बहस करता नहीं हूँ वैसे, लेकिन बीच बीच में आप लोग के कमेंट्स को देख के ये सब मन से बातें निकल जाती हैं। आप लोग कमेंट किया कीजिए, कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, और जो भी जेन्युइन कमेंट होता है उसका रिप्लाई भी करता हूँ, आप लोग अगर देखते होंगे। ठीक है, संयोजी उत्तक में पाया जाने वाला कैंसर है, तो भैया आपको बता दें, यहाँ पे आपको 2-3 बातें मैं याद करवाऊंगा जो कि आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ज़्यादा साइंस समझने की कोशिश मत कीजिए। संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाने वाला कैंसर को हम लोग सार्कोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोमा कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाने वाला यानी संयोजी उत्तक में पाए जाने वाले कैंसर को हम लोग सार्कोमा कहते हैं। और वो क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू आपने सुना होगा, एपिथेलियल टिश्यू को हिंदी में हम लोग उपकला कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? उपकला कोशिका। तो एपिथेलियल टिश्यू में यदि पाया जाने वाला कैंसर है तो उसको हम लोग कार्सिनोमा कहेंगे, जबकि संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाने वाला उत्तक है तो उसको हम लोग सार्कोमा कहेंगे। और यदि ब्लड सेल, ब्लड कॉर्पोजल्स यानी रुधिर कनिकाएं यानी रुधिर के सेल्स में यदि कैंसर है तो उसे हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। भैया फटाफट आप लोग कार्सिनोमा, सार्कोमा और ल्यूकेमिया में डिफरेंस समझ गया ना, कि संयोजी उत्तक में यदि हो तो उसे हम लोग सार्कोमा कहते हैं। 100 से संयोजी उत्तक, 100 से सार्कोमा। ठीक है, फिर कार्सिनोमा किसको कहते हैं? तो होने वाला कैंसर जो है कार्सिनोमा, कौन सा कैंसर को कहते हैं? तो यदि आपका उपकला कोशिका, उपकला कोशिका यानी उपकला उत्तक यानी एपिथेलियल टिश्यू में यदि कैंसर है तो उसको कार्सिनोमा कहते हैं। यदि आपका रुधिर कनिकाओं में यानी ब्लड सेल्स में यदि आपका क्या है कैंसर है तो उसे हम लोग ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं। क्लियर? ये तीनों चीज याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय स्रावित करता है। भैया अग्नाशय जो स्रावित करता है ये मैंने छोड़ दिया था कि अग्नाशय से मैंने सोचा था वहां तक क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेकिन गया है तो मैं आज के इस लेक्चर में कवर कर दूंगा कि अग्नाशय स्रावित करता है। देखिए अग्नाशय, पहली बात हमने एक बहुत डिटेल लेक्चर में समझाया था, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि अग्नाशय जो पेनक्रियाज है एक मिश्रित ग्रंथि है, मिश्र ग्रंथि है, जिसको हम लोग हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी है, साथ ही साथ एंडोक्राइन भी है। ठीक है, और इसके एंडोक्राइन पार्ट को हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ओके, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के पास 2 टाइप्स ऑफ सेल नहीं जी, बल्कि यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ सेल कितने होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस पीडीएफ में 2 ही दिया हुआ, और भी 2 बताऊंगा। एक होता है बीटा सेल, एक होता है अल्फा सेल, और एक होता है डेल्टा सेल एंड पी सेल।
क्या होता है, एक डेल्टा सेल एंड पी सेल होता है। इस तरीके से आपका कितना हो गया, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पी सेल। और अल्फा और बीटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल हो जाता है। अल्फा सेल क्या सिक्रीट करता है भैया, तो बीटा सेल तो इंसुलिन करता है। बीटा क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन, जबकि अल्फा सेल ग्लूकागोन रिलीज करता है। ओके, बीटा सेल इंसुलिन, क्योंकि बेटा किस पे चढ़ाता है, सूली पे चढ़ाता है। माँ बाप को बेटा बड़ा होता है तो क्या चढ़ाता है, सूली पे चढ़ा देता है। तो बेटा यानी बीटा सेल क्या करता है, इंसुलिन, और अल्फा सेल क्या करता है, ग्लूकागोन क्या कहते हैं, बनाता है। ओके, अब इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकागोन का काम क्या है, मैं थोड़ा थोड़ा मतलब स्पीड में डिस्क्राइब करता हूँ। इंसुलिन का काम है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना, जबकि ग्लूकागोन का काम है क्या, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि अभी तो हम लोग डेल्टा सेल के बारे में बात ही नहीं किए। तो देखिए, बीटा सेल अल्फा सेल को साथ में रखते हुए डेल्टा सेल भी प्रेजेंट होता है। किसमें, डेल्टा सेल भी प्रेजेंट होता है। और डेल्टा सेल जो बनाता है वो क्या बनाता है, सोमैटोस्टेटिन नाम का हार्मोन। कौन सा हार्मोन, सोमैटोस्टेटिन नाम का हार्मोन। और अब बचा एक पी सेल। पी सेल पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन बनाता है। क्या बनाता है, पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेल्टा सेल आप ध्यान रख सकते हैं कि डेल्टा सेल जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो कौन सा है, सोमैटोस्टेटिन। और ये लेस अबंडेंट होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, डेल्टा सेल। तो अग्नाशय जो स्रावित करता है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सोमैटोस्टेटिन हो जाएगा। देख रहे हैं ना इंसुलिन दिया ना ग्लूकागोन दिया, दे दिया सोमैटोस्टेटिन। तो पेनक्रियाज का जो है अग्नाशय का एंडोक्राइन पार्ट यानी एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी पार्ट से क्या क्या रिलीज होता है, अल्फा सेल से क्या होगा, ग्लूकागोन, बीटा सेल से इंसुलिन, और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन, और पी सेल पाया जाता है ना, पी सेल से पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और एंजियोटेंसिन हार्मोन के बारे में भी ध्यान रखना है। एंजियोटेंसिन हार्मोन को कहाँ बनता है, लीवर यानी यकृत में बनता है। जो एंजियोटेंसिन हार्मोन है वो कहाँ बनता है, तो लीवर यानी यकृत में बनता है। क्लियर, सभी को समझ में आ गया। पेनक्रियाज में बताइए आप लोग, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय में कितने टाइप के सेल पाए जाते हैं, तो 4 टाइप के सेल पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पी सेल। ठीक है, अल्फा क्या करेगा, ग्लूकागोन बनाएगा, बीटा सेल क्या बनाएगा, इंसुलिन बनाएगा, और डेल्टा सेल क्या बनाएगा, सोमैटोस्टेटिन बनाएगा, और पी सेल क्या बनाएगा, पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन बनाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अवायवीय श्वसन द्वारा मांसपेशियां उत्पन्न करती है। ये भी क्वेश्चन वो बच्चे जरूर कर ले जाएंगे जो कि 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज को फॉलो किए होंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी प्रश्न मैंने करवा रखा है। लेकिन चलिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझाते हैं। यदि आपके शरीर में वायवीय श्वसन होता है यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का श्वसन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, देन आपके शरीर में क्या बनता है, CO2 बनता है, वाटर बनता है और ऊर्जा मिलता है एटीपी के फॉर्म में। लेकिन यही यदि आप ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज या फिर दौड़ रहे हो, अचानक ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गया मसल में और वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन का जरूरत है, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, मात्रा कम हो गया और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा का उत्पादन जरूरी हो गया, तो ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के भी टूट जाता है। तो ग्लूकोज जब बिना ऑक्सीजन के टूटता है तो वो लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है, ध्यान रखिएगा। और लैक्टिक अम्ल जो है वही कारण है जिसके कारण क्या होता है, हमारे मसल में फिर जकड़न होता है और हमारे मसल्स यानी मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन में मांसपेशियां क्या उत्पन्न करती हैं, लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करती हैं। लेकिन वायवीय श्वसन में पूछेगा तो क्या क्या उत्पन्न होता है, तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और साथ ही साथ एटीपी मॉलिक्यूल भी बनता है। और एटीपी को ऊर्जा का सिक्का यानी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये हमारा क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा वन्य अभ्यारण्य प्रसिद्ध है भैया। काजीरंगा वन्य अभ्यारण्य यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस होता है। किसके लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए। क्लियर, समझ रहे ना, एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा वन्य अभ्यारण्य प्रसिद्ध होता है। ठीक है, तो आपको आज का क्लास कैसा लगा? आज की क्लास में मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को कवर किए और आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं किए हैं उनका तो भैया बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, लेकिन जो बच्चे क्लास को देख लिए और 1 से 2 बार इस बात को देख लेंगे। और हाँ, क्या पहला वाला क्वेश्चन वर्णांधता वाला समझ में आया था?
कमेंट में जरूर लिख दीजिए कि जो भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया था तो हम ट्राई करेंगे कि फिर से एक पर्सनल वीडियो बना करके उस टॉपिक पे, लेकिन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखिए उतने हार्ड लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 से 2 आएगा, एक आध आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं किया, उस क्वेश्चन को लेना चाहिए क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल है और उसको आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिए वहां शुरुआत में 10 मिनट तक, तो वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आज का क्लास आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो एक कमेंट लिख दीजिएगा कि यस सर बिल्कुल समझ में आया, जिससे कि मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि जी हाँ मेरा प्रयास सफल रहा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे 2019 के मॉडल पेपर का। कल मॉर्निंग में क्लासेस नहीं होगी, कल फिर रात के 9 बजे हम लोग मिलते हैं क्लास में 2019 के मॉडल पेपर के साथ। तो हम लोग करेंगे रॉक और आपको टेंशन नहीं लेना है, कंप्लीट मॉडल पेपर सीरीज में कंप्लीट करूंगा, बस आपको रिवीजन में रखना है चीजों को, फिर देखिए आप कैसे गर्दा छुड़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, गुड नाइट।